हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके चैनल एम अचीव पर। तो क्या होता है कि हमने पढ़ चुके हैं, पोलिटी क्लास चल रही है। तो अभी हमने पोलिटी लेकर आए, हम अभी पोलिटी और साइंस क्लास चल रही थी। तो आज हम फिर एक बार हमने सोचा कि पोलिटी को फिर से एक बार आई की ओर बढ़ाया जाए। तो पोलिटी को हमने कल एक क्लास आप लोग देख चुके होंगे, जिसका मेन गणतंत्र बताने का मकसद था। गणतंत्र क्यों मनाया जाता है 26 जनवरी को, और उसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य और संवैधानिक परिप्रेक्ष्य, और भारत कैसे कब डोमिनियन था, कब संप्रभु हुआ, ये सब चीज़ें बता चुके थे। उपनिवेशवाद किसे कहते हैं, उपनिवेश किसे कहते हैं, डोमिनियन किसे कहते हैं, सोवरेनिटी किसे कहते हैं, सब संप्रभु राज्य किसे कहते हैं, ये सब बातों पर चर्चा हो चुकी थी। आज हम लोग की चर्चा करनी है कि क्या संविधान, भारत का जो संविधान है, क्या इसके पीछे एक कब मतलब कि समय, इसके अंतराल जो थे, तो इस पिछले वाले वीडियो में हम जान चुके हैं कि संविधान कब लागू हुआ था। लेकिन क्या संविधान बना कैसे, संविधान के बनने के पीछे ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य क्या थे, बनने की जो प्रक्रिया है कितनी लंबी थी। क्या संविधान कुछ संस्थाओं द्वारा, जैसे कि हम लोग कहते हैं कि भारत के संविधान का निर्माता फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी कहते हैं, क्या इनके द्वारा, क्या इनके कुछ लोग, बहुत सारे समूहों द्वारा, बहुत सारे लोगों ने मिलकर एक समिति द्वारा क्या संविधान का निर्माण किया गया, क्या कुछ ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य भी थे, आज हम उसके बारे में जानेंगे। तो हमारा आज चैप्टर का दूसरा, इस चैप्टर जो क्लास चालू की है, इस चैप्टर का नाम है भारतीय संविधान की विकास यात्रा। भारतीय संविधान की विकास यात्रा, द जर्नी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द जर्नी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ना। ओके, ये हुआ हमारा इस चैप्टर का नाम है। तो हो सकता है कि 2 या 3 दिन क्लास चले इस चैप्टर पर। तो क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता हमें पढ़ना है, हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं है। शब्दों को अच्छी तरह से, बारीकियों को ध्यान रखते हुए पढ़ेंगे तो क्या होगा, हमारे लिए आगे जाकर बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगी। जब हम लोग राष्ट्रपति चुनाव पढ़ेंगे, चाहे कोई भी विधेयक पढ़ेंगे, तब उसमें आगे जाकर बहुत ही हम लोग लिए लाभदायक होगी। आहिस्ता आहिस्ता पढ़िए, अपने डाउट को क्लियर करते चलिए। तो क्या हुआ कि इस जो भारतीय संविधान है, क्या संविधान पर हम देखिए क्या होता है, हम बार बार संविधान शब्द का जिक्र करते आए हुए हैं। क्या होता है, कोई भी चीज़, हमने ये भी इस बात को भी जिक्र हुआ है कि हमने बात को जिक्र कर चुके हैं कि क्या होता है, कोई विचार हो, कोई शब्द हो, चाहे कोई समाज क्यों ना हो, कोई राज्य क्यों ना हो, एक कोई विकास नहीं करता। और हम लोग मानव देखें, होमोसेपियंस जो है, आज होमोसेपियंस मानव जो है, वो क्या एक विकास किए, इसके पीछे भी क्या आज इतना साइंस और टेक्नोलॉजी के मामले में इतने आगे हैं, क्या हम लोग के विकास की यात्रा कुछ ही समय की है, नहीं, इसके पीछे बहुत लंबी प्रक्रिया, बहुत लंबा संघर्ष है। तो उसी तरह से हमने इस बात को भी फिर से जिक्र करता हूँ और करता रहूँगा भी, कि किसी भी बात को लेकर चलें, किसी विचार को लेकर चलें, तब विचार या कोई भी, चाहे विज्ञान हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, एक प्रदर्शित नहीं होती, उसके पीछे एक लंबा संघर्ष और प्रक्रिया होती है। तो उसी तरह से जो संविधान है, इसके पीछे भी संघर्ष, एक लंबी प्रक्रिया थी। तो देखेंगे, पहले हम जानते हैं संविधान क्या है। संविधान क्या है? संविधान क्या है? संविधान क्या है? तो संविधान क्या है? तो संविधान वह लिखित दस्तावेज है, संविधान वह लिखित दस्तावेज है, वह लिखित दस्तावेज है जिसके अंतर्गत राज्य या सरकार, हम सरकार भी लिख सकते हैं, के अधिकार एवं
अधिकार एवं कर्तव्यों का उल्लेख होता है। अधिकार एवं कर्तव्य को तथा कर्तव्यों का उल्लेख। राज्य सरकार के अधिकार एवं कर्तव्य तथा नागरिक के अधिकार एवं कर्तव्यों का उल्लेख होता है। कर एवं कर्तव्यों का उल्लेख होता है। क्या है कि हमने क्या कहा कि संविधान क्या है? संविधान वो लिखित दस्तावेज है जिसके अंतर्गत क्या होता है कि संविधान क्या है, ये लिखे जाते हैं एक निश्चित समय अंतराल द्वारा। क्या होता है कि संविधान दो प्रकार के होते हैं, एक लिखित संविधान, एक अलिखित संविधान। ऐसा नहीं कि हम जिस शब्द को जिक्र कर रहे हैं अलिखित संविधान, ऐसा नहीं है कि वो लिखा नहीं गया, वो लिखा गया है लेकिन एक समिति द्वारा, एक निश्चित समिति द्वारा, एक निश्चित समय अवधि के अंतर्गत नहीं लिखा गया। जैसे कि हम ब्रिटेन का संविधान देखते हैं, उस शब्द का भी आगे जाकर समझेंगे क्या होता है अलिखित संविधान। तो पहले हम क्या कहते हैं, संविधान वह लिखित दस्तावेज है जिसके अंतर्गत राज्य सरकार के अधिकार एवं कर्तव्य तथा नागरिकों के अधिकार एवं कर्तव्य, जैसे कि हम लोग कहते हैं कि भारत के नागरिकों के पास क्या है कि मूल कर्तव्य का जिक्र किया गया है 12 से 35 तक आर्टिकल। मूल अधिकार का जिक्र किया गया है, अधिकार का जिक्र किया गया है। वहीं आर्टिकल 51A में मूल कर्तव्य का जिक्र किया गया है। तो हम लोगों का नागरिक के अधिकार एवं कर्तव्यों का उल्लेख है। तो ये हुआ हमारा संविधान। और संविधान की विधि सर्वोच्च विधि होती है। हम ये भी कह सकते हैं संवैधानिक विधि सर्वोच्च विधि होती है। क्या होती है? संवैधानिक विधि सर्वोच्च विधि होती है। यहाँ पर कहने का तात्पर्य हुआ कि संवैधानिक विधि क्या होता है कि जब संविधान नहीं होते थे तो क्या होता है कि पहले धार्मिक ग्रंथ किताबों द्वारा, चाहे सामाजिक मापदंडों द्वारा किसी भी काम को करने के लिए किसी को दंड देने के लिए वो सामाजिक मापदंड होते थे। लेकिन ये मापदंड किसी के लिए, किसी पक्ष में, किसी विपक्ष में, मतलब एक निष्पक्ष तरीके से नहीं हो पाता था। अगर वही संविधान जो बनता है वो एक परिप्रेक्ष्य न देकर बहुत सारे परिप्रेक्ष्यों को देखता है। एक परिप्रेक्ष्य होता है कि संविधान पूरे राज्य देखेगा, अपनी संप्रभुता को देखते हुए, अपने राज्य की जनसंख्या को देखते हुए, और जनसंख्या के साथ साथ लोगों के रहन सहन, खान पान को देखते हुए, तथा लोगों के भौगोलिक दृष्टि को उस राज्य के भौगोलिक दृष्टि को देखते हुए, धार्मिक स्ट्रक्चर को देखते हुए, धार्मिक मापदंडों को देखते हुए, वहाँ पर कौन कौन से धर्म के लोग रहते हैं, वहाँ पर लोगों के रहन सहन को देखते हुए, ये सब हमारे क्या हुए, संविधान बनाने के मापदंड हुए। ऐसा नहीं कि अगर ऐसा संविधान बनाए, अगर हम अमेरिका का संविधान लाकर भारत में अगर हम लागू कर दें, क्या वो पूर्ण रूप से भारत का संविधान पूर्ण से उसी तरह संचालित हो पाएगा? पूर्ण रूप से हम बात कर रहे हैं तो, लेकिन नहीं। क्यों? क्योंकि वो जो संविधान है वो किनके द्वारा बनाया गया है? वहाँ के लोगों के द्वारा बनाया गया है। और अधिकार देखें, जो कि अगर हम लोग देखें तो क्या है, अमेरिका कहता है कि 1776 में आज़ाद हो चुका था, लेकिन भारत 1947 में आज़ाद हो रहा है। तो क्या इतने 200 के अंतर, लगभग 200 के अंतर को हम लोग क्या कर सकते, के अंतर को समाज के परिवर्तन को एक साथ रख सकते हैं? नहीं। दोनों के क्या होंगे? मापदंड अलग अलग होंगे, दोनों के अधिकार अलग होंगे। अधिकार क्या होते हैं? दिन प्रतिदिन बदलते जाते हैं। वहीं देखेंगे तो क्या होता है, आज के देखें तो लोग दिन पहले क्या थे, हमारे मूलभूत आवश्यकताएं 3, रोटी, कपड़ा और मकान था। लेकिन अगर आज हम लोग देखें तो बहुत सारी आवश्यकताएं बढ़ गई है। हम लोग को इंटरनेट भी चाहिए, ये सब हमारे मूलभूत आवश्यकताओं में आती हैं। तो इसी सब चीज़ को देखते हुए जब 200 वर्ष पहले आज़ाद जो देश है, जो 200 वर्ष बाद आज़ाद देश हुआ, क्या उसके वही मापदंड होंगे जो 200 वर्ष पहले आज़ाद हुआ है? नहीं। उसके अधिकार भी अलग हो जाएंगे, उसके कर्तव्य भी अलग हो जाएंगे।
तो वही चीज़ पर हम लोग समझना है कि क्या कहते हैं, संवैधानिक विधि क्या होती है, सर्वोच्च विधि होती है। मतलब कि जो विधि संविधान लगा रख दिया गया वो विधि क्या होगी, सर्वोच्च विधि होगी। और एक बात यहाँ पर और कहने की बात है कि क्या होता है, संविधान एक दिन की उपज न होकर संविधान एक दिन की उपज न होकर वर्षों से चली आ रही वर्षों के अनुभव का प्रकाश पुंज है। ठीक है, एक कहने का मतलब यहाँ पर हमें बताना चाहते हैं आप लोगों को कि संविधान क्या है। संविधान एक दिन की कोई उपज नहीं है कि आज हमने चाहा, हमने एक बार जिक्र किया कि आज हमने चाहा तो संविधान बना दिए और समाज पर लागू कर दिए, नहीं। एक संविधान एक प्रक्रिया है, एक प्रक्रिया का नाम है। एक नियम तो है ही, एक प्रक्रिया का जो विकास की एक प्रक्रिया है। हम इस बात को बार बार हम इस बार फिर से बता रहे हैं कि संविधान क्या होते हैं, एक भौगोलिक दृष्टि को देखते हुए, वहाँ के लोगों के धार्मिक परिप्रेक्ष्य को देखते हुए, वहाँ के लोगों के रहन सहन को देखते हुए बनाया जाता है। तो वही चीज़ बात कहा जा रहा है, संविधान एक दिन की उपज न होकर क्या होती है, वर्षों का अनुभव का एक प्रकाशपुंज होती है। ये अनुभव द्वारा दिन प्रतिदिन अनुभव द्वारा क्या होता है, बदलाव आते जाते हैं। जैसे कि हम लोग कह सकते हैं, और भारतीय संविधान को ही देखें तो भारतीय संविधान जैसा 1947 में बनाया गया था, क्या 2023 में वैसा ही संविधान है। जब भारतीय संविधान आज़ादी के समय से बनाया गया था तो क्या वैसा संविधान आज है आज़ादी के समय से? तो नहीं। क्योंकि क्या हुआ कि उसके लोगों के अधिकारों के मापदंड बदल गए, क्या अधिकार है, क्या कर्तव्य है, और वहीं और लोगों के रहन सहन बदल गए आज के। और हम लोग देखें तो पहले क्या थे कि लोगों के पास आज भी मूलभूत आवश्यकताएं, जरूरतें कुछ अलग हो गई, पहले से विभिन्न हो गई, दूसरी चीज़ों की आवश्यकताएं और अधिक पड़ने लगी। आज हम लोग को देखें तो एक मानवाधिकार शब्द का जिक्र करने को मिलता है, जैसे को हम पढ़ा चुके हैं, पहले देख चुके, आप लोग देख लीजिएगा, मानवाधिकार शब्द का मिलने को जिक्र मिलता है। तो वही चीज़ है कि अगर हम दिन प्रतिदिन हम पढ़ते, दिन प्रतिदिन हम परिपक्व जब समय बीतता जाएगा तो लोगों के अधिकार और कर्तव्य बदलते जाते हैं। वही बात कर रहे हैं कि हमने एक एग्जाम्पल के तौर पर भी कहा कि जो अमेरिका का संविधान है और जो भारत का संविधान है, क्या वो संविधान, भारत का संविधान अमेरिका पर लागू हो जाएगा हूबहू, और अमेरिका का संविधान भारत पर लागू हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि इसका मुख्य वजह यह है कि वहाँ के लोगों का अधिकार दूसरे प्रकार। क्योंकि अमेरिका जो है भारत से लगभग 200 वर्ष पहले आज़ाद हो चुका था। कि अमेरिका जो भारत से 200 वर्ष पहले जो राज्य, जो देश आज़ाद हो चुका है, क्या वह अधिकार वहाँ के लोग वही अधिकार मांगेंगे जो भारत 200 वर्ष बाद आज़ाद हुआ है? और वही बात है, जब भारत आज़ाद हुआ तो आज़ाद होने के समय जो भारत के अधिकार थे, भारत के लोग नागरिकों के अधिकार थे, का जो वही अधिकार और कर्तव्य है? नहीं, वो दिन प्रतिदिन क्या होते हैं, मापदंडों में बदलाव होते रहता है। तो उसी मापदंडों के बदलाव को देखते हुए हमने कहा कि संविधान क्या होते हैं, एक दिन की उपज न होकर एक क्या होती है, वर्षों का अनुभव का प्रकाश है, और होते रहता है। क्या होता है, इसमें विकास होते रहता है, इसमें प्रक्रिया चलते रहती है बदलाव की। ये हुआ हमारा संविधान। अब क्या पढ़ना है कि संविधान के महत्व क्या क्या है। संविधान के महत्व तो देखते हैं संविधान के महत्व क्या होते हैं। अब हमारी रह गई संविधान का महत्व। आखिर संविधान का महत्व कहाँ पर दिखाई देता है? अगर संविधान बनाकर छोड़ दें तो क्या समाज तो चलेगा नहीं, राज्य तो चलेगा नहीं। उसके महत्व को भी, और क्या क्या महत्व है, ये भी देखना है। तो पहला चीज़, संविधान यह सुनिश्चित करता है कि कानून कौन बनाएगा। पहला चीज़ क्या होता है कि हमने बताया कि संविधान क्या होते हैं, दिन प्रतिदिन उसमें बदलाव होते रहते हैं। तो क्या बदलाव कोई कर सकता है? पहले तो ये सुनिश्चित करना पड़ेगा ना कि संविधान का निर्माण करता तो हो गए, लेकिन उसमें बदलाव कौन कर सकता है?
उस विधि में कौन बदलाव कर सकता है, उस विधि की जब आवश्यकता है उस विधि को कौन लाएगा, उस बुद्धि में उसमें कौन सुधार करेगा, संविधान में कौन संशोधन करने की शक्ति किसके पास है। तो ये बात सुनिश्चित करने की जरूरत है। ये चीज हुआ। समाज की शक्ति वितरण को स्पष्ट करना पड़ेगा। क्या होता है कि जो समाज में शक्तियां हैं, क्या किसी व्यक्ति या किसी समाज के पास ही तो निश्चित नहीं, पहले तो हमें यह भी तो करना पड़ेगा कि शक्ति का भी बंटवारा करना पड़ेगा, किसी शक्ति का केंद्रीकरण न हो पाए, तो उसको भी सुनिश्चित करना पड़ेगा कि समाज संविधान द्वारा की शक्ति का भी वितरण हो, शक्ति का केंद्रीकरण ना हो। समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी, समाज में, और कोई भी, और चाहे सरकार के पास, सरकार निर्माण कैसे होगा। अगर हम लोग देखें तो हमने बताया कि क्या होती प्रक्रियाएं होती है, तो क्या संविधान ये सुनिश्चित करता है कि संविधान में किसके पास शक्ति है, चाहे राज्य में किसके पास शक्ति है कि वो निर्णय ले, चाहे वो किसके पास शक्ति है कि वो सरकार बनाए, और कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं और कौन कौन से लोग हैं जो सरकार बना सकते हैं। तो वही चीज़ है, संविधान ये सुनिश्चित करती है कि सरकार कैसे बनेगा, शक्तियाँ किसके पास हैं। और अगला टॉपिक है, अगला बात यह हुआ कि अगला पॉइंट, समाज को बुनियादी पहचान प्रदान करता है। जो बुनियादी पहचान है वो किसके द्वारा होती है, संविधान द्वारा। अगर क्या होता है कोई देश संविधान के द्वारा संचालित होती है तो आपका पूर्ण भरोसा होगा कि वो संवैधानिक देश एक नियम है। अगर वो उसका संविधान ने बताया कि संवैधानिक विधि क्या होती है, सर्वोच्च विधि होती है, तो जिसकी वजह से क्या होता है वो समाज को एक बुनियादी ढांचा प्रदान करती है, जिसकी वजह से उसके पूरे विश्व में अपनी पहचान बनाए रख सकता है और बनाए रखता भी है। और अगला बात यह हुआ कि संविधान का शासन के अंगों के बीच शक्तियों का बंटवारा। अगर हमने क्या कहा कि शासन के कितने अंग होते हैं, 3 हमने बताया था, जो कि 3 अंग, विधायिका, कार्यपालिका और तीसरी न्यायपालिका। अगर हमने कह दिया कि अगर पूरी शक्तियाँ किसी एक के पास दे दें और हमने कह दिया कि ये आपकी शक्तियाँ होगी, आप इसमें जो भी करना हो चीज़ कीजिए, हम आपकी इतनी शक्ति दें, ऐसी नहीं हो सकती। क्या होती है, एक शक्तियों का समता, इस शक्तियों को इस तरह से बंटवारा किया जाए जिस तरह से उसको निरंकुश होने, मतलब तानाशाह होने की प्रवृत्ति न पनपे। अगर कोई व्यक्ति, हम उसके क्या करें, किसी मतलब चाहे विधायिका के पास, कार्यपालिका के पास या न्यायपालिका के पास हम पूर्ण शक्तियाँ दे दें। एक होता है कि जब कभी कभी क्या होता है, कभी कभी कहीं कार्यपालिका मजबूत दिखाई देगी, जब न्यायपालिका कमजोर दिखाई पड़ती है, जब कार्यपालिका मजबूत दिखाई देती, न्यायपालिका मजबूत दिखाई देगी, तब कार्यपालिका कमजोर दिखाई पड़ती है। तो इस चीज़ का कभी कभी ऐसे राज्य में कभी ऐसे समय आते हैं, तो क्या होता है, ऐसा नहीं किया जाए कि संविधान द्वारा ही इस शक्ति को क्या किया जाए, केंद्रीकरण कर दिया जाए, जिसकी वजह से क्या हो सकती है, किसी राज्य सरकार में तानाशाही की प्रवृत्ति देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से इसका भुगतान यह होगा कि वैश्विक लेवल तो मतलब भुगतान होगा ही, नुकसान तो होगा ही, और साथ साथ ही एक क्या होंगे, समाज में, राज्य में रह रहे लोगों के अधिकार और कर्तव्य का भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो ये हुआ हमारे, जैसे कि क्या संविधान शासन अंगों के बीच शक्तियों का बंटवारा, तो शासन के अंगों के बीच क्या शक्तियों का बंटवारा भी है, एक विधायिका, एक कार्यपालिका, एक न्यायपालिका है, शक्तियों का बंटवारा भी है। अब शक्तियों के बंटवारे की वजह से राज्य के अंगों के तानाशाह और निरंकुश होने से रोकता है। अब देखिए, राज्य के अंगों को तानाशाह और निरंकुश होने से रोकता है, मतलब ये कहा गया जब शक्तियों का बंटवारा हो जाएगा अगर, तो क्या हो जाएंगे, उनके अंदर तानाशाह की प्रवृत्ति उभरने से क्या होती है, रोक लगाती है, चाहे रोका जा सकता है। चाहे हम ये भी कह सकते हैं मनमानेपन ढंग से कार्य करने पर रोक लगाता है। कौन, संविधान। संविधान की आईना, संविधान एक आईना है। क्या है, एक आईना, जिसे हम जिसे आईना कहते हैं, वो एक संविधान क्या है, एक आईना है, एक समाज के लिए, एक राज्य के लिए क्या है, एक आईना है। क्यों, क्योंकि उस राज्य, उस देश की भूत का भी पता चलता है कि वो राज्य भूत में, मतलब भूत में क्या था, भविष्य में क्या होगा और वर्तमान में क्या है।
राज्य भूत और भविष्य और वर्तमान का पता चलता है, जिसकी वजह से हम लोग ये बता सकते हैं कि संविधान क्या एक आईना है, जिसकी वजह से क्या होता है, राज्य के भूत भविष्य और वर्तमान की झलक मिलती है। ये हुए हमारे कितने पॉइंट हुए, 6 या 7 पॉइंट होंगे, 3 3 6 7 पॉइंट है। इसको अच्छे तरह समझ जाइए, रटने की प्रयास मत कि समझने की कोशिश कीजिए। तो ये हुआ हमारा जो कि संविधान, ये महत्वपूर्ण बात है। क्या है, संविधान क्या है, एक आईना है जो कि देश के भूत भविष्य और वर्तमान की झलक मिलती है, जहाँ से देश के भूत भविष्य और वर्तमान की झलक मिलती है। तो ये हुआ हमारा संविधान का महत्व। अब हम लोग पढ़ते हैं कि संविधान का विकास क्रम, संविधान के ऐतिहासिक विकास। तो पहले देखते हैं हम लोग। तो ये हुआ हमारा, हम लोग देखते हैं कि क्या होता है कि भारत, हम लोग कहते हैं कि भारत क्या था, ब्रिटेन का उपनिवेश था। तो उपनिवेश से पहले क्या था, भारत एक राजतंत्र देश था। मतलब कि राजतंत्र मतलब क्या, एक ही व्यक्ति के पास क्या थी, तीनों शक्तियाँ विद्यमान थी, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। लेकिन जब ब्रिटेन का उपनिवेश बनता है, जब भारत का अर्थात हम कह सकते हैं जब वो ब्रिटेन का गुलाम बनता है, तो क्या होता है, वो भारत को एक नियम के अनुसार संचालित करने लगते हैं। वो शक्तियाँ एक किसी व्यक्ति में निश्चित न होकर एक समूह के द्वारा, एक समिति के द्वारा, चाहे एक किसी राष्ट्र में निश्चित हो जाती है। तो क्या होता है, वहीं से क्या होता है, धीरे धीरे एक नियम की प्रक्रिया का तो शुरुआत होती है, हमें सत्य संविधान की प्रक्रिया शुरुआत होती है। तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले देखिए, पहले इसका क्या था, संविधान का प्रारंभ तो हम समझ लें, यह इसी की स्थापना से अंत 1950 तक, इसके बीच क्या होता है, संविधान का विकास क्रम की यात्रा तय होती है। और क्या होता है कि 24 सितंबर 1599 ईस्वी को क्या होता है कि एक बहुत बड़ी, यहाँ पर पूरी इतिहास को रुख मोड़ने वाली एक अध्यक्ष एक समिति बनाई जाती है। क्या होता है कि इंग्लैंड में 24 सितंबर 1599 को एक समिति बनाई जाती है, जिसकी अध्यक्षता नगरपालिका के अध्यक्ष, नगरपालिका के अध्यक्ष लॉर्ड मेयर, जिसकी अध्यक्षता 24 सितंबर 1599 ईस्वी को क्या होता है, इंग्लैंड में बहुत सारे उद्योगपतियों, चाहे हम लोग कहते हैं पूंजीपति लोगों ने, क्या हुआ कि एक समिति, एक सदस्यता, एक समूह बनाई, और उस समूह का संचालन नगरपालिका के अध्यक्ष लॉर्ड मेयर द्वारा किया जा रहा था। और इस दिन को, इस निर्णय में यह कहा गया कि एक महारानी एलिजाबेथ, जो वहाँ की महारानी थी, सेवा में एक प्रार्थना पत्र दिया गया। महारानी एलिजाबेथ को सेवा में एक प्रार्थना पत्र भेजा। सेवा में एक महारानी एलिजाबेथ को सेवा में एक प्रार्थना पत्र भेजा। यहाँ तो हम कह सकते हैं क्या हुआ कि महारानी एलिजाबेथ की सेवा में, एक प्रार्थना पत्र भेजा गया। किसके द्वारा? लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में, और जो उद्योगपतियों की सदस्यता हुई कब? 24 सितंबर 1599 ईस्वी को। और क्या होता है, इस पत्र में ही था
कि हम क्या कर सकें, हम भारत जितने भी देश हैं, भारत की तरफ जितने भी देश हैं उधर से हम लोग क्या कर सकें, व्यापार कर सकें। व्यापार करने के लिए, तो व्यापार करने के लिए आज्ञा पत्र हम जिसे कहते हैं व्यापार का आज्ञा पत्र था। तो एक क्या हुआ कि जब क्या होता है कि 31 दिसंबर 1600 ईस्वी, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में इसे मतलब कि घोषणा कर दी, स्वीकृति प्रदान की जाती है। मतलब महारानी एलिजाबेथ द्वारा 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को स्वीकृति प्रदान कर दी जाती है कि आप जाइए और व्यापार कीजिए, स्वीकृति प्रदान कर दी जाती है। यह हुआ हमारे यहाँ तक, मतलब कि भारत आए वो लोग और व्यापार करना शुरू कर दिए। उस समय भारत में शासन क्या थी, राजतंत्र की शासन थी। जब हम लोग इतिहास पढ़ेंगे तो इतिहास में और कुछ जानेंगे कौन कौन से राजा थे, कौन क्या थे, उसके क्या उत्तराधिकारी थे, मतलब कौन कौन से युद्ध हुए, उसमें फ्रांसिस कब है, डच कब है, वो सब इतिहास के शब्द इतिहास हुए उस सब। तो हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं, तो ये सब हुए में 31 दिसंबर 1600 ईस्वी से स्वीकृति प्रदान की गई महारानी एलिजाबेथ द्वारा। स्वीकृति के बाद क्या होता है, इस कंपनी को प्रशासन एवं परिषद की इस कंपनी की प्रशासन, एक परिषद को सौंपा गया। प्रशासन एक परिषद को सौंपा गया जिसमें 24 सदस्य थे। जिसमें क्या थे, 24 सदस्य थे। पहली बात क्या हुआ कि पहली बार इस कंपनी का जो प्रशासन है, जब वो कंपनी आई, उस कंपनी को संचालित करने के लिए लोग चाहिए, प्रशासक चाहिए। तो प्रशासन क्या हुआ, एक परिषद बनाकर भेजा गया, एक कमेटी बनाकर भेजी गई, जिसमें क्या थे, 24 सदस्य थे। उसके साथ ही 1726 के चार्टर द्वारा कलकत्ता, बम्बई और मद्रास, उनकी परिषद को विधि बनाने की शक्ति। मद्रास प्रेसिडेंसी के प्रेसिडेंसियों के राज्यपालों को विधि, उनकी परिषद को विधि बनाने की शक्ति। अब हुआ, इससे पहले क्या था, यहाँ पर निदेशक, इंग्लैंड में निदेशक बोर्ड, इसके पहले शक्ति स्थित इंग्लैंड में निदेशक बोर्ड। देखिए यहाँ पर से क्या किया गया, 1726 में एक चार्टर द्वारा कलकत्ता, बम्बई और मद्रास। पता है कि जैसे बंगाल को ही बंगाल को ही कलकत्ता प्रेसिडेंट थी। तो क्या होता है, भारत में जब भारत क्या था, इंग्लैंड का उपनिवेश था उस समय, ब्रिटेन का जब उपनिवेश था उस समय भारत में 3 प्रेसिडेंसियाँ थी। एक थी कलकत्ता प्रेसिडेंसी, चाहे हम जिसे बंगाल कहेंगे, बंगाल प्रेसिडेंसी कहने को मिलेगा, एक मुंबई प्रेसिडेंसी, एक मद्रास प्रेसिडेंसी। तो क्या था कि जब भारत आई, कब, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में। तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में जब कंपनी आती है तो क्या होता है, उस समय प्रशासन के लिए 24 सदस्य चुने गए। वो क्या कर रहे थे, कंपनी को प्रशासन संचालित कर रहे थे, ठीक है। और क्या होता है, जब कुछ 1726 में क्या होता है, एक चार्टर द्वारा कलकत्ता और बंगाल और कलकत्ता, मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी, कलकत्ता, मद्रास और
बम्बई प्रेसिडेंसी के राज्यपालों को शक्ति दे दी गई कि वे जो है अपनी प्रेसिडेंसी के शक्ति दे दी गई कि राज्यपाल उनकी परिषद विधि बनाने की शक्ति है, उनकी परिषद को विधि बनाने की शक्ति, राज्यपाल को उनकी परिषद को विधि बनाने की शक्ति है। और तथा ये और जब ये प्रेसिडेंसी नहीं थी क्या होता था, ये प्रेसिडेंसी और एक चार्टर द्वारा जब निर्णय नहीं लिया 1726 का चार्टर नहीं आया था, इससे पहले क्या होता था, निदेशक बोर्ड में ये शक्तियाँ जो थी ये किस में थी, जो कि निदेशक बोर्ड में थी। किसमें, निदेशक, इसमें तो थी ही, लेकिन क्या होता था, यह तो भारत में थी, लेकिन निदेशक बोर्ड जो था वो इंग्लैंड में था। निदेशक बोर्ड में शक्तियाँ विद्यमान थी जो कि इंग्लैंड से, ब्रिटेन से संचालित होती थी। अब वो शक्तियाँ किस में आ गई, अब राज्यपालों के अंतर्गत आ गई। और राज्यपाल कहाँ के, सभी राज्यपाल प्रेसिडेंसी, कलकत्ता प्रेसिडेंसी, बंगाल, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी के अंतर्गत शक्तियाँ विद्यमान हो गई। ये हुआ हमारा, यहाँ से प्रारंभ होती है संविधान की। संविधान यहाँ से बनता नहीं है, एक संविधान की विकास की यात्रा प्रारंभ होती है। ये हुआ हमारा। अब हम लोग देखते हैं संविधान विकास के चरण, संवैधानिक विकास के कुछ चरण होते हैं, तो चरणों को देखते हैं हम लोग। संवैधानिक विकास के चरण, विकास के चरण। तो क्या होता है कि हम इसे दो चरणों में देखेंगे। जैसे कहा जाता है 1773 से 1858 तक, से 1858 तक, सॉरी यहाँ 1853 लिख दीजिए, 1853 तक। और 1858 से क्या होता है 1947 तक, 1947 तक। तो ये हुआ हमारा, उस समय क्या थी, तो हम लोग पढ़ेंगे दो चरण हुए, 1773 से 1853 तक और 1858 से 1947 तक। कहीं के 1857 में दिखाई देते 53 की जगह, तो ये हमारे दो चरण हुए। और दो चरण में जैसे कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती है, और जो कि वहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ क्या क्या होती है उसमें विद्यमान होती है। और फिर उस अन्य 1773 का रेगुलेटिंग आता है, 1741 से अमेंडमेंट एक्ट आता है, इसी तरह से अन्य प्रकार के। तो ये हमारा वो चरण, तो यहीं तक हम लोग आज क्लास यहीं तक रहेगी। अब इसके बाद इससे आगे हम लोग कल से पढ़ेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट में क्या क्या प्रावधान है। तो आप सब अच्छे से क्लास करते रहिए, और कोई क्वेश्चन इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और आपका सवाल का प्रश्न का आपका उत्तर प्रदान किया जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।